वेलकम बैक टू द प्रैक्टिकल नंबर 7 जिसमें हमने ये डिस्कस करना है कि एमाइलेज और नॉन एमाइलेज सोल्यूशन अगर हमारे पास हो तो हम कैसे उसके ऊपर प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं या हमें कैसे पता चलेगा कि सोल्यूशन एमाइलेज एंजाइम का है या नॉन एमाइलेज सोल्यूशन है। सो प्रैक्टिकल नंबर 7 में हमने यही चीज़ डिस्कस करनी है। सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल डिस्कशन। अगर यहाँ पे प्रैक्टिकल का नाम देखें तो आपको उन्होंने ये चीज़ दिखाई है टू एनालाइज द टेस्ट ऑन स्टार्च विद सेपरेट टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग बॉइल्ड एंड अनबॉइल्ड एमाइलेज। यानी आपने ये एनालाइज करना है कि बॉइल्ड और अनबॉइल्ड सोल्यूशन के अंदर स्टार्च कैसा रिएक्शन देता है, यानी एमाइलेज और नॉन एमाइलेज, बॉइल्ड एमाइलेज और अनबॉइल्ड एमाइलेज अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके पास कैसे सोल्यूशन आता है। यानी आपको ये पता है कि आपके सामने स्टार्च सोल्यूशन है लेकिन आप उसको रॉ मटेरियल फॉर्म में यानी बॉइल्ड नहीं करना, आपने एज इट इज़ उसको ठंडा ही इस्तेमाल कर लेना है, तो वो अनबॉइल्ड एमाइलेज होगा। तो उसके साथ कैसा रिएक्शन आएगा, या अगर आप उसको थोड़ा सा बॉयल कर देते हैं, हीट कर देते हैं, तो फिर कैसा रिएक्शन आएगा। तो ये चीज़ हमने डिटेक्ट करनी है। अगेन मैं क्लैरिफाई कर दूं कि प्रैक्टिकल नंबर 7 का बेसिक मोटिव ये है कि स्टार्च अगर आपके पास रॉ यानी अनबॉइल्ड फॉर्म में हो तो कैसा जो है ना रिएक्शन देगा अनबॉइल्ड एमाइलेज, और अगर वो आप हीट अप करते हैं तो बॉइल्ड एमाइलेज का ऐसा रिएक्शन देता है। ये हमारा मोटिव है या ये हमारा एक कंसर्न है। इसमें ये स्क्रीन पर आपको ऑपरेटर्स नज़र आ रहा है, ये डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स हैं जो कि आप नॉर्मली यूज़ करते हैं। हम डायरेक्टली प्रोसीजर पर आ जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटर्स तो तकरीबन हम हर प्रैक्टिकल में ही रिपीट कर रहे हैं। अच्छा, तो प्रोसीजर पर आ जाते हैं डायरेक्टली। आपने करना क्या है कि वाटर को बॉयल करना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एक बीकर में आपने वाटर ले लेना है, हाफ़ फिल कर लें उसको, ठीक है। वही एवरेज काफ़ी होती है। हाफ़ फिल बीकर करने के बाद लेट्स से कि आपके पास ये बीकर था, आपने इसको हाफ़ जो है पानी से फिल कर दिया सारा, और आपने इसको जो है वो ट्राईपॉड स्टैंड के ऊपर रख दिया और नीचे से फ्लेम जो है वो इसको हीट अप कर रहा है, ठीक है। अब हीट अप करने के बाद क्या होगा कि आपने 1% एमाइलेज सोल्यूशन ले लेना है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उस टेस्ट ट्यूब को जो है ना ज़ाहिर सी बात है सोल्यूशन है तो वो लिक्विड फॉर्म में ही होगा, तो आपने इसी वाटर बाथ के अंदर उसको रख देना है। यानी वो टेस्ट ट्यूब आप इस तरह से इसके अंदर डिप कर देंगे इतने तक, यानी उसका माउथ ज़ाहिर ओपन एंड तो बाहर होगा, लेकिन जहाँ पर टेस्ट ट्यूब का सोल्यूशन है लेट्स से कि यहाँ तक है, तो आप इतने तक जो है ना उसको पानी के अंदर डिप कर दें ताकि सोल्यूशन जो है वो बॉयल हो सके। 5 से 7 मिनट के लिए आपने ये काम करना है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि 5 से 7 मिनट आपने बॉयल कर लिया। अब आपने दो एम्प्टी टेस्ट ट्यूब्स ले लेनी है, एक के ऊपर आपने ए लेबल कर देना है और दूसरे के ऊपर आपने बी लेबल कर लेना है। अब आपने क्या करना है कि टेस्ट ट्यूब ए के अंदर 2.5 ml स्टार्च सोल्यूशन जो है 1% ले लेना है, ठीक है। यानी ओरिजिनल जो सोल्यूशन था ना वो आपने क्या ले लेना है 1% ले लेना है, और ओरिजिनल सोल्यूशन 1% लेने के बाद स्टार्च सोल्यूशन, यानी पहले आपने क्या काम किया, पहले आपने एमाइलेज यानी एंजाइम का सोल्यूशन लिया है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि पहले आपने एंजाइम एमाइलेज का सोल्यूशन लिया, उसको थोड़ा सा बॉईल किया। अब उसको उस एंजाइम के सोल्यूशन को मैं आपको अगेन बता देती हूँ कि आपने जो पहली टेस्ट ट्यूब ली थी ना उसके अंदर आपने एमाइलेज एंजाइम का सोल्यूशन लिया है और उसको वाटर बाथ में थोड़ा सा हीट अप किया है। अब इसको हीट अप करने का मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि क्योंकि वो एंजाइम नेचर का है, हल्का-सा जब उसको हीट अप किया जाएगा, उसको काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर मिलेगा, तो वो एक्टिव हो जाएगा। अब एक्टिव एंजाइम के बाद आपने क्या करना है, 2 एम्प्टी टेस्ट ट्यूब ले लेनी है, एक पर ए लिख देना है, दूसरे पर बी लिख देना है। ए के अंदर आपने 2.5 स्टार्च सॉल्यूशन लेना है, यानी आपने सबस्ट्रेट सॉल्यूशन ले लेना है, और उसके अंदर अब आपने इसी जो पहला आपने ये वाला काम किया ना, इसमें से 2.5 ml बॉइल्ड एमाइलेज इसके अंदर डाल देना है, ठीक है जी। बॉइल्ड एमाइलेज इसके अंदर डाल के उसको रख देना है। फिर आपने टेस्ट ट्यूब बी उठा लेनी है, उसमें वही स्टार सॉल्यूशन डाल के और अनबॉइल्ड जो आपके पास एमाइलेज पड़ा था वो डाल देना है। दोनों टेस्ट ट्यूब को 15 मिनट के लिए वैसे ही छोड़ दें, उसमें आपने कोई चेंज नहीं करना, 15 मिनट तक उनको रहने दें। आपने नहीं छेड़ना टेस्ट ट्यूब को, उनको टाइम दें ताकि जो बॉइल्ड सॉल्यूशन है वो भी डाइजेस्ट कर सके एंजाइम, और जो अनबॉइल्ड सॉल्यूशन है वो भी डाइजेस्ट हो सके। अब 15 मिनट गुजर गए हैं, लेट्स से 17-18 मिनट हो गए हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आपने कुछ आफ्टर एग्जैक्टली 15 मिनट के बाद आपने क्या करना है कि आयोडीन ड्रॉपलेट ड्रॉपर के अंदर आयोडीन डाल देना है, कुछ ड्रॉप्स दोनों के अंदर डाल देने हैं, यानी इसके अंदर भी कुछ ड्रॉप आपने डाल देने हैं, बी के अंदर भी आपने कुछ ड्रॉप डाल देने हैं, दोनों के अंदर डाल दिए। अब दोनों के कलर को आपने ऑब्जर्व करना है कि ए और बी में कलर में क्या चेंज आए हैं। अगेन याद रखें कि ए के अंदर बॉइल्ड सॉल्यूशन है और बी के अंदर अनबॉइल्ड एमाइलेज का सॉल्यूशन है। अब टेस्ट ट्यूब ए के अंदर क्या होगा, उसमें सॉल्यूशन कौन सा था, स्टार्च था, बॉइल्ड एमाइलेज था और आयोडीन सॉल्यूशन था। इस वजह से उसमें पर्पल ब्लैक कलर अपीयर हुआ है, यानी इसका मतलब है कि कोई डाइजेशन जहाँ पर नहीं हुई,
ठीक है। अब यहाँ पर डाइजेशन नहीं हुई क्योंकि आपने बॉइल्ड एमाइलेज़ सॉल्यूशन लिया था, यहाँ पर डाइजेशन क्यों नहीं हुई है? क्योंकि एमाइलेज़ एंजाइम था, प्रोटीन इन नेचर था। आपने जब 5 से 7 मिनट उसको वाटर बाथ में यूज़ किया है, तो उसकी जो अपनी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ थी, वो सारी वेस्ट हो गई, वो ज़ाया हो गई हैं और वो जो है ना अपनी वर्किंग प्रॉपर्ली नहीं कर सका। इस वजह से कोई रिएक्शन ही नहीं सॉरी इस वजह से क्या हुआ कि आपके पास कोई रिएक्शन नहीं आया और डाइजेशन नहीं हुई और जो आयोडीन का कलर था वो आयोडीन का कलर आपको ब्लैक अपीयर होना शुरू हो गया। वो तो ख़ैर उस सॉल्यूशन की वज़ह से ब्लैक हो गया जिसका मतलब है कि डाइजेशन नहीं हुई। ठीक है जी, क्योंकि उसके अंदर ग्लूकोज़ के कंटेंट स्टार्च वाले नहीं थे, वही स्टार्च पड़ा हुआ था अभी तक भी। फिर दूसरी चीज़ ये है ओके, अगर आपको जो है ना आपको क्या हम कहते हैं कि अनबॉइल्ड स्टार सॉल्यूशन था, आयोडीन भी आपने डाल दी, यानी हर चीज़ फ्रेश पड़ी थी, आपने उसको हीट वाला ट्रीटमेंट नहीं दिया और वही फ्रेश चीज़ें आपने डाल दी हैं और 15 मिनट भी गुजार दी। अब आयोडीन के बाद आपको कोई कलर अपीयर नहीं हुआ, या हो सकता है लाइट ब्राउन कलर भी आपको शो हो, तो इसका मतलब है कि डाइजेशन वहाँ पर हुई है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि आपने स्टार्च के अंदर जब एमाइलेज डाला वो अपनी ओरिजिनल हालत में था, उसने फ़ौरन ही डाइजेशन करना शुरू कर दी है। तो या तो कलर होगा नहीं, या हल्का सा ब्राउनिश कलर आएगा, वुड वाला कलर आएगा, लकड़ी वाला रंग आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर डाइजेशन हुई है। यानी इस प्रैक्टिकल में हमें ये चीज़ पता चली है कि हमारे पास अगर दो तरह के एंजाइम हो सोल्यूशन हो, एक बॉइल्ड फॉर्म में एंजाइम सोल्यूशन, एक अनबॉइल्ड हो, तो अनबॉइल्ड फॉर्म में ही एंजाइम अपनी वर्किंग करेगा क्योंकि वो प्रॉपरली अपने सबस्ट्रेट पर काम कर सकता है, उसका स्ट्रक्चर स्टेबल रहता है। लेकिन अगर आप एंजाइम को अलग से बॉयल कर देंगे तो डेफ़िनेटली उसका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा, वो अपनी वर्किंग नहीं कर सकेगा और आपको किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा। दैट्स वाई यहाँ पर नो डाइजेशन, लेकिन यहाँ पर डाइजेशन हुई है क्योंकि हमारा मकसद यही था, हमने देखना ही यही था कि क्या एंजाइम जो है यानी एमाइलेज़ जो है वो किस हालत में अच्छा काम करता है, बॉयल होने के बाद या अनबॉइल्ड फॉर्म में। तो अनबॉइल्ड फॉर्म में वो अच्छा काम करता है, जिससे एक बात और भी क्लियर हो गई है कि वो प्रोटीन इन नेचर है। हर प्रोटीन ओरिजिनल हालत में ही काम करती है। अगर आप उसको बॉयल कर देंगे तो ऑब्वियसली उसका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो वो कभी भी वर्किंग नहीं कर सकेगा। इस चीज़ का, इस प्रैक्टिकल का ये मकसद था। अब इसके बाद उन्होंने सेम वही प्रैक्टिकल बेस आपको क्वेश्चन दे दिए हैं। एंजाइम क्या होता है, एमाइलेज क्या था, बॉइल्ड और अनबॉइल्ड एमाइलेज में क्या फ़र्क है, कि एमाइलेज एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। ठीक है, वही बात जब मैंने आपको बताया कि वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है और उसका स्ट्रक्चर हाई टेम्परेचर की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया था, इस वजह से उसने कोई रिएक्शन दिया ही नहीं है। लेकिन अनबॉइल्ड फॉर्म में आपके पास क्यों रिएक्शन आए, क्योंकि वो अपनी स्टेबल फॉर्म में था, उसने रिएक्शन दिया। ठीक है, तो ये बाकी सारे वही पॉसिबल क्वेश्चन है जो आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट के अंदर। ये यहाँ पे अगर आप देखें तो उन्होंने आपको क्या चीज़ दी है कि एक ग्राफ एमाइलेज का उन्होंने इस तरह का आपको शो करवाया। ये वाला ग्राफ उन्होंने कहा है कि व्हाट इज़ द ऑप्टिमम पीएच ऑफ एंजाइम एट विच पीएच एंजाइम गेट डीनेचर। तो इस मकसद के लिए इसको आंसर करने के लिए आपने पहला काम तो ये करना है कि डॉट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ देना है, ऐसे, फिर ऐसे और फिर इस तरह से। तो अब ऑप्टिमम पीएच क्या होती है, जिस पर मैक्सिमम एक्टिविटी होती है। तो मैक्सिमम एक्टिविटी यहाँ पर होगी, ज़ाहिर सी बात है ये पीक वाली जगह पर, और वो कौन सी हो रही है, वो पीएच 4 हो रही है। तो यहाँ पर पहला व्हाट इज़ द ऑप्टिमम पीएच ऑफ एंजाइम, वो तो पता चल गया पीएच 4। अब आइडेंटिटी डिक्लाइन कहाँ पे हुए, पीएच 7 के ऊपर। यानी वो यहाँ पे क्योंकि रिएक्शन डिक्लाइन हो गया, एंजाइम डीनेचर हो गया, ज़ाहिर है, तो एट विच पीएच एंजाइम गेट डीनेचर, पीएच 7। ठीक है, कि एमाइलेज एक ऐसा एंजाइम था जो पीएच 2 पर काम करना शुरू कर देते थे। जैसे अगर आप यहाँ पर देखते हैं, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ज़ूम आउट करके दिखा देती हूँ कि अगर हम इस पीएच की बात कर रहे हैं तो हमने ये कहा है कि हमारे पास ये डॉट्स हैं। ठीक है, इस तरह से हमने इन सबको ऐसे करके कंबाइन किया, तो हमें ये चीज़ पता चली कि पीएच एंजाइम जो था एमाइलेज, एमाइलेज तकरीबन 2 से 3 पीएच के ऊपर वर्किंग स्टार्ट करता है। तो आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता पीएच 4 पर इसने प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट किया और ग्राफ ऊपर की तरफ गया। पीएच 6 पर इसने मैक्सिमम एक्टिविटी की। इसका मतलब पीएच 6 जो है वो इसकी ऑप्टिमम पीएच है। ठीक है, कि काम स्टार्ट तो वो 2 से 3 पर करता है, 6 ऑप्टिमम है, फिर 8 और फिर 9 पर जाकर बिल्कुल ही डीनेचर हो जाता है। तो 9, 8 से 9 पीएच पर ये डीनेचर हो जाता है। ठीक है जी, ये पहले का आंसर हो गया। फिर उन्होंने ये बताया कि व्हाट इज़ द ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर फॉर एमाइलेज एंड वाई। तो जाहिर सी बात है कि एमाइलेज जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही काम करेगा क्योंकि वो नॉर्मल और बॉडी का एंजाइम है, सलाइवा का एंजाइम है, तो इसी पर काम करेगा। दूसरी बात, ऑप्टिमम पीएच वो पीएम होती है
जिस पर एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी करता है, यानी एक पीएच जो आपको बताई जाती है ना, जिसकी वर्किंग करने के लिए ज़रूरी है, वो तो 2 to 3 जो आप पढ़ते आ रहे हैं, आपने अपनी बुक के अंदर थ्योरी बुक में भी पढ़ा है कि एंजाइम एमाइलेज 2 to 3 पीएच मांगता है। वो तो वर्किंग स्टार्ट करने के लिए 2 to 3 चाहिए होती है, और उससे थोड़ा सा ऊपर जब वो मैक्सिमम एक्टिविटी करता है उसको हम ऑप्टिमम पीएच कहते हैं, दैट इज़ अबाउट 6। तो ऑप्टिमम पीएच को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, द पीएच एट विच मैक्सिमम एंजाइमेटिक एक्टिविटी टेक प्लेस। फिर उसके बाद आपके पास आया, हाउ विल यू नो व्हेन द स्टार्च हैज़ बीन फुली डाइजेस्टेड बाय एमाइलेज एंजाइम। आपको कैसे पता चलेगा कि स्टार्च फुली एंजाइम से डाइजेस्ट हो चुका है? आप उसके लिए करते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट। जैसे हमने हर दफ़ा ये चीज़ डिस्कस की है कि बेनेडिक्ट टेस्ट करने का मकसद ये है कि क्योंकि अगर स्टार्च डाइजेस्ट हुआ तो इसका मतलब है कि स्टार्च कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज़ के अंदर। अगर आप बेनेडिक्ट टेस्ट करेंगे और उसमें ग्लूकोज़ हुआ, बहुत कम क्वांटिटी ग्लूकोज़ की हुई, डाइजेशन बहुत कम हुई, तो फिर आपको जो है वो ब्लू कलर नज़र आएगा। इसी तरह फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर लाइट पिंक, फिर रेड कलर। तो ये आहिस्ता-आहिस्ता कलर चेंज करने का क्या मकसद है कि लो टू हाई कंसंट्रेशन होती चली जाए। तो बेनेडिक्ट टेस्ट से आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। फिर उसके बाद आपके पास ये टेस्ट ट्यूब उन्होंने दे दी। उन्होंने वाटर एमाइलेज, स्टार्च वाटर, एमाइलेज, माल्टोज़ सारी चीज़ें दे दी। उन्होंने कहा कि आप डिफरेंट टेस्ट करें और बताएँ कि इनका क्या फाइनल कलर आ रहा है। आयोडीन टेस्ट अगर आप वाटर और एमाइलेज का करेंगे तो आपके पास एक ख़ास कलर आ जाएगा, ठीक है, जो पीछे उन्होंने क्वेश्चन में बताया भी है। बेनेडिक्ट टेस्ट करेंगे तो फिर आपने कैसे करना है, आपने नंबर ऑफ़ टेस्ट लिख लेते हैं, नीचे फाइनल उसका रिज़ल्ट देख लेना है, ठीक है। फिर अब आ जाते हैं हम इसके आंसर। ये सेम वही क्वेश्चन उन्होंने आगे किए हुए हैं। अब ये हमारे पास आंसर की है, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं उन्होंने क्या कहा है कि ऑप्टिमम पीएच वो होती है, ये 6 से 7 उसकी ऑप्टिमम पीएच है, ठीक है। बिलो 4 वो वर्किंग शुरू करेगा और अबव 9 उसकी जो वर्किंग है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है जी। फिर हमने कहा कि वो वर्क कितने पे करता है, 4.5 से 7 पे वो अच्छा काम कर रहा है। ऑप्टिमम मैंने आपको बता दिया 37 है, क्योंकि वो सलाइवा का है तो इस वजह से, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने ये बात की कि हाउ विल यू नो कि आपके पास जो है वो एंजाइम ने डाइजेशन की है या नहीं की। तो आप क्या करते हैं कि आप इसके लिए सिंपल सा एक सोल्यूशन कर लेते हैं कि आप इसके साथ जो है ना, या तो आयोडीन टेस्ट उन्होंने लिखे हैं, आप बेनेडिक्ट टेस्ट भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन क्योंकि उन्होंने आयोडीन लिखा है तो प्रेफरेबल है आप भी आयोडीन लिख दें। फिर उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास 7 टेस्ट ट्यूब्स हैं, लाइक ये नीचे वाली, तो आप किस तरह से वर्किंग करेंगे। ब्राउन कलर है, कोई टेस्ट नहीं आए, क्योंकि वाटर और एमाइलेज तो एंजाइम है, वो प्रोटीन के साथ कोई कलर नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर ब्लू कलर आ गया फाइनली। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर उन्होंने सारी डिटेल भी लिख ली है। ये एक दफ़ा आपने पढ़ लेना है, ये इसी प्रैक्टिकल से रिलेटेड है जो अभी हमने डिस्कस किया है। एंड दैट वाज अबाउट द पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल नंबर 7, एमाइलेज एंड नॉन एमाइलेज टेस्ट। तो एमाइलेज और नॉन एमाइलेज आपको अब अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि हमने क्या बात की है कि एमाइलेज और नॉन एमाइलेज का क्या मकसद था। कि आपने एक तरफ जो है वो एमाइलेज को एज़ इट इज़ लिया, यानी ओरिजिनल हालत में लिया, तो आपके पास कलर भी जो है वो शो नहीं हुआ, या लाइट ब्राउन शो हो, तो आपको पता चल जाएगा कि एमाइलेज वर्किंग कर रहा है। अगर आप उसको हीटअप कर देंगे, ज़ाहिर है एमाइलेज डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो वो नॉन एमाइलेज बन जाएगा। तो नॉन एमाइलेज यानी कि जो बॉइल्ड और डिस्ट्रॉयड जो सोल्यूशन है वो अब आपके लिए जो है डिफरेंट कलर शो कर सकता है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये सोल्यूशन अब डिस्ट्रॉय हो चुका है, आपका एंजाइम डिस्ट्रॉय हो चुका है। दैट वाज अबाउट प्रैक्टिकल नंबर 7। आई होप कि आपको इसकी अच्छी समझ आ गई होगी। टिल देन नेक्स्ट लेक्चर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक।